हेलो दोस्तों। मेरा नाम आजाद है। तो दोस्तों, आज की कहानी है गुजरात के राजकोट में रहने वाले एक राजनीति परिवार की। इस परिवार में कुल 7 लोग रहते थे। नमो भाई पटेल और उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम जिगर पटेल था और वो स्कूल में टीचर थे। और उनकी पत्नी रानी और उनके 2 बच्चे थे। और लड़के लड़के का नाम था बचन पटेल और लड़की का नाम था चुलबुल पटेल। और नमो भाई के दूसरे बेटे का नाम था संजू पटेल। उसकी शादी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह घर में खत मिलता है। खत में लिखा था, अगर आप लोगों ने 20 लाख रुपए नहीं दिया तो आपके घर के किसी एक सदस्य को मार दिया जाएगा, वरना आप हमको 20 लाख रुपए दे दो। वो खत मिला था रानी को, जो कि नमो भाई के बड़े बेटे की पत्नी थी। वो खत पढ़ती है और अपने ले जाके ससुर जी यानी कि नमो भाई पटेल को देती है। नमो भाई पटेल खत पढ़ते हैं और फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई नया नया लड़का है जो कि गलती से इधर फेंक गया है, इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। इतना किसकी हिम्मत जो हमारे घर में हाथ डाले। क्योंकि नमो भाई को इसलिए घमंड था क्योंकि वो राजनीति से जुड़े हुए थे। तो आई गई बात खत्म हो गई। अब दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन नमो भाई का पोता गायब हो जाता है, जो कि उनके बड़े बेटे का लड़का था। अब गायब होता है तो जो बच्चे के माता पिता थे, रानी और जिगर, दोनों पहुंचते पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारा बच्चा गायब है। और पुलिस उनकी बात सुनती है और रिपोर्ट लिखती है। तो बच्चे की माँ का कहना था, बयान देती है कि मैं उसको लेके गई थी डॉक्टर के इधर, क्योंकि मेरे बेटे का सुबह सुबह तबीयत खराब था, सही नहीं लग रहा था। तो मैं उसको लेके गई थी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए। इलाज कराई, फिर उसके बाद मैं चले गई लौटते टाइम पे मार्केट मार्केट से सब्जी वब्जी खरीदने लगी, फल फ्रूट। उसी बीच उनका बच्चा गायब हो गया। पुलिस उनका बयान दर्ज करती है और रिपोर्ट लिखती है और कार्रवाई शुरू करती है। पुलिस पहुंचती है उस डॉक्टर के पास जिस डॉक्टर के पास इन्होंने इलाज करवाया था। डॉक्टर का भी यही कहना था कि हाँ, वो दोनों लोग सुबह सुबह आए थे 10-11 बजे के लगभग और इलाज करवा के चले गए हैं। और वहां से चले गए हैं वो लोग। अब रानी की जो रानी थी बच्चे की माँ, वो बोलती है कि मार्केट से गायब हुआ। तो पुलिस का सबसे पहला वही पहुंचना था पॉइंट, कि कुछ ना कुछ तो पता चलेगा मार्केट से। पुलिस मार्केट पहुंचती है और पूछताछ करती है, दुकानदारों से पूछताछ करती है। पूछताछ से एक दुकानदार का कहना था कि हाँ, मैंने देखा है और वो बच्चे को मैंने गाड़ी में बैठते हुए भी देखा है। वो नीले रंग की गाड़ी थी जिसमें बैठ के वो लड़का गया है और गाड़ी हाईवे की तरफ गई है। पुलिस उसकी बात सुनती है और फिर हाईवे के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको खंगालना शुरू करती है। पुलिस खंगालते खंगालते एक दुकान का वीडियो उसके सामने आता है, जिसमें बच्चा अपनी मर्जी से उतरता है गाड़ी से और दुकान से चॉकलेट लेता है और खाने का सामान लेता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है। अब बच्चे की हरकत से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसे किसी किडनैप किया है। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा अपनी मर्जी से गया है। अब पुलिस के सामने अब बच्चे का वीडियो आया, जिसमें तो लग ही नहीं रहा कि किडनैप हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई मतलब
अपना आदमी उसे कहीं घुमाने ले जा रहा हो ऐसे, और रास्ते में उसका खाने की इच्छा हुई तो जाके ले ले सामान। वीडियो से ऐसे ही लग रहा था। तभी दूसरे दिन नमो भाई पटेल का अखबार में बयान छपता है, जिसमें वो सारा निशाना विरोधी पार्टी के ऊपर दागते हैं कि हो ना हो इसमें विरोधी पार्टी का हाथ है, जिससे मैं चुनाव में खड़ा ना हो सकूं। और इसी तरह की बहुत सारी बातें लिखी थी, जिससे लग रहा था कि साफ साफ कि उनकी लॉटरी लग गई हो उनके पोता गायब होने से। मतलब उनको सिर्फ फायदे फायदे की बात। पुलिस उसका बयान पढ़ती है और उनको थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे, मतलब कोई अपने, मतलब घर में कोई पोता गायब हो जाए और कोई ऐसे बयान कैसे दे सकता है। अब पुलिस को शक पहुंचता है कि हो सकता है इसमें नमो भाई पटेल का हाथ हो। खैर, अब इनडायरेक्ट तो जाके पूछताछ कर सकती नहीं थी क्योंकि बच्चा गायब था। पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करती है और पहुंचती है उस बच्चे के उस स्कूल में उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू होती करती है। तो उसके दोस्तों का कहना था कि बचन, जो बच्चा था उसका नाम बचन था, बचन पटेल का और उसके पिताजी का एक भी नहीं बनता था। मतलब बचन पटेल हमेशा अपने पिताजी का नकल करता रहता था और पिताजी उसको मारते थे। और बचन पटेल हमेशा कहता था कि कभी मौका मिला तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और एक बात और पता चली स्कूल से कि उसकी जो बहन थी उसके साथ भी ऐसा ही था। उसकी बहन हमेशा सेक्स की बातें करती रहती थी और सेक्स की किताबें पढ़ती रहती थी। एक दिन पिताजी स्कूल में ही उसकी बहन को पकड़ लिए सेक्स की किताब पढ़ते हुए और उसे खूब स्कूल में मारा। और वो बहन भी ऐसे ही बोलती थी कि कभी मौका मिला तो मैं भी इसे जान से मार दूंगी। मतलब इतना ज्यादा, मतलब वो, मतलब उनके बयान से ऐसा लग रहा था जैसे उनके पिताजी उसको बहुत टॉर्चर करते थे। खैर, और एक बात स्कूल से और पता चली कि उस दिन गायब हुआ था वो बच्चा, उस दिन उसकी बहन भी स्कूल से गायब थी। खैर, बहन तो शाम को घर लौट आ जाती है, स्कूल के टाइम पे पहुंच जाती है, पर जो उनका लड़का था वो गायब था। वो वापस नहीं आता, जो मार्केट से गायब था। अब पुलिस उसकी बहन को से पूछताछ करती है। उसकी बहन का कहना था कि हाँ मैं गायब थी, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। ये बात मेरे घर वालों को मत बताइएगा, नहीं तो मेरा पढ़ना लिखना बंद हो जाएगा। पुलिस कहती है कोई बात नहीं, हम आपकी का जो बयान होगा वो संक्षिप्त रखेंगे। आप बताइए कि कहाँ गई थी। तो बताती है फिर कि मैं गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और आपको विश्वास ना हो तो उससे पूछ लीजिए। पुलिस मनोरंजन के पास जाती है और वो भी कबूल कर लेता कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं गया था मिलने के लिए और हम दोनों मिले और शाम को वापस वो चली गई घर। तभी रानी को किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर कहता है कि आप हमें 20 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम आपके बच्चे को मार डालेंगे। और एक बात और, पुलिस को ये बात मत बताना, वरना हम पैसा दो ना दो हम आपके बच्चे को मार देंगे। रानी किडनैपर का बात सुन के डर जाती है और पुलिस से कुछ नहीं कहती है। अब पुलिस के पास बहुत सारी थ्योरियां थी। पहली कि बसंत पटेल हो सकता है बच्चा जो था वो अपने बाप से तंग आके भाग गया हो घर छोड़ के, या फिर उसके दादाजी अपनी राजनीति के फायदे के लिए उसको किडनैप करवा लिए हों, या हो सकता है सच में किसी किडनैपर ने किडनैप किया है। पर वीडियो से तो साफ साफ लग रहा था जैसे अपनी मर्जी से गया है। फिर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है और बच्चे के स्कूल का सीसीटीवी कैमरा चेक करवाती है कि शायद वहां से कुछ पता लग जाए। सीसीटीवी कैमरा में एक नरेंद्र भाखड़ नाम का व्यक्ति जो कि कमरे में कैद होता है, जो कि बच्चे के मतलब आगे पीछे या फिर
स्कूल के आने जाने टाइम पे उसका बहुत नजर रखता था, गेट पे हमेशा आता रहता था। और ये जो नरेंद्र भाकड़ था, ये नमो भाई पटेल के छोटे बेटे का खास आदमी था, और इसके ऊपर ऑलरेडी 2 मुकदमे चल रहे थे। अब पुलिस नरेंद्र भाकड़ को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस नरेंद्र भाकड़ के घर पहुंचती है। घर पहुंचती है तो नरेंद्र भाकड़ का घर में ताला लगा हुआ था। पुलिस ताला तोड़ती है और उसके घर में चेकअप करती है कि आखिर है क्या बात, कुछ पता चले, शायद सुराग मिले। पुलिस नरेंद्र भाकड़ के घर में जब घुसती है ताला तोड़ के, तो देखती है कि वहां का माहौल ऐसा था जैसे मतलब किसी को किडनैप करके रखा गया है और उसे खूब टॉर्चर किया गया है। पुलिस वहां का सब देख रेख करती है, सब देखती है और वापस आ जाती है। फिर अगले दिन नमो भाई पटेल के घर से अगले ही दिन नमो भाई पटेल के घर से एक फोन आता है कि घर से रानी गायब है। पुलिस फोन रिसीव करती है और बात सुनती है और वापस नमो भाई पटेल के घर पहुंच जाती है। और रानी के पति से पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ, मतलब आपके घर से फोन आया था, क्या हुआ। तो रानी का पति कहता है कि रानी मेरे साथ रात को सोई थी बिस्तर पे, और जब मैं सुबह उठा तो वो गायब थी, घर में थी ही नहीं। बहुत घर में ढूंढा, आसपास पता किया, कहीं पता नहीं चल रहा कि कहाँ गई है। फिर पुलिस रानी के सास से पूछताछ करती है कि आपको शायद कुछ पता हो, आप बताइए। रानी की सास का कहना था कि रानी हो सकता है वो घर छोड़ के अपने से ही भाग गई हो। जब रानी की सास ने ऐसा कहा तो पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ, और फिर पूछताछ शुरू करती है अच्छे से कि आपने ऐसा क्यों कहा कि रानी हो सकता है खुद ब खुद भाग गई होगी। तो रानी की सास बताती है कि रानी का चक्कर उनके छोटे बेटे, जो कि मतलब उनके पति का नाजायज औलाद था, संजीव, उनके नौकरानी का लड़का था, मगर राजनीति के चलते, फायदे के चलते नमो भाई पटेल उसको भी अपना लेते हैं। उसके साथ चक्कर चल रहा था, और उनका उनके पास वीडियो भी है। और पुलिस को वीडियो देती है। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि मतलब वो रानी अपने कमरे से उसके कमरे में जाती है और उसके साथ सेक्स करते हुए वीडियो में रिकॉर्ड था। अब पुलिस नमो भाई पटेल के छोटे बेटे को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है कि क्या तुमने तो नहीं रानी को मतलब किडनैप किया या मार के फेंक दिया है। तो वो कहता है कि नहीं, रात को मेरे पास रानी आई थी जरूर, पर मैंने उसे नहीं मारा है। रानी आई थी मुझसे 20 लाख रुपए पैसा मांगने के लिए, उसके पास किडनैपर का फोन आया था और किडनैपर ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस को बताओगी तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। वो मेरे पास पैसे मांगने आई थी कि 20 लाख रुपए आप मुझे दे दो तो मैं अपने बच्चे को छुड़ा लूं। पर मैं 20 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया और वो मेरे कमरे से चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता। और रानी के कमरे से उसका मोबाइल मिलता है। पुलिस मोबाइल को सर्विलेंस में डाल देती है। तभी नरेंद्र भाकर पकड़ा जाता है, और पुलिस नरेंद्र भाकर को पकड़ के अच्छे से कुटाई करती है। तभी नरेंद्र भाकर तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है कि हाँ, मुझे संजीव और नमो भाई ने मिलकर सुपारी दी थी कि लड़के को किडनैप करना है। हम किडनैप करते उससे पहले किसी और ने उसे किडनैप कर लिया। पुलिस उसका बयान लेती है और उसको रिमांड में रखती है। और फिर पुलिस संजीव पटेल को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, सख्ती के साथ मार के, दनादन कुटाई करके। फिर
संजीव पटेल भी बताने लगता है कि हाँ, मुझे भी पता था कि हाँ, मेरे पिताजी किडनैप करवाने वाले हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। मुझे पता था, पर मैं किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब रानी के मोबाइल का जो कॉल रिकॉर्ड था वो सब आ गया बाहर, रिपोर्ट आ चुकी थी। रिकॉर्ड में जो कॉल का जो फोन था, जो किडनैपर ने फोन लगाया था उससे पैसे की मांग के लिए, और रानी के मोबाइल में वो नंबर जो था वो रानी के सास का था, नमो भाई की पत्नी का, चारू पटेल का। अब पुलिस फिर से चारू पटेल की उठाती है और फिर शक्ति से पूछताछ करती है। तब चारू पटेल बताती है कि जो संजीव पटेल है वो मेरी सौतन का लड़का है, और मेरा बेटा जिगर पटेल है जो कि सगा है, वो हमेशा से उसको दबाया गया है, उसको इंसाफ नहीं मिला है। और जो जिगर पटेल था वो एक दिन एक लड़की से शादी करके घर ले आता है। बाद में पता चला कि वो लड़की के साथ किसी ने रेप किया था और वो अगले ही महीने प्रेग्नेंट थी। मतलब जब लेके घर आया था वो प्रेग्नेंट थी। अब राजनीतिक फायदे के लिए जो नमो भाई पटेल थे उसको भी अपना लेते हैं, पर उनके बेटे को कभी, मतलब जो उनका हक था उसको मिला नहीं। और रानी का जो बेटा जो गायब हुआ वो किसी के रेप करने की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर हाँ, वो फोन उसने नहीं लगाया है, ये बात कन्फर्म है। उसका ये रहा मेरा मोबाइल, और मेरा मोबाइल मेरे नंबर से नाम से कौन निकाला है मुझे नहीं पता। पुलिस चारू का बयान लेती है और चारू को छोड़ देती है। ठीक है, आप अभी जाइए, फिर हम आपको बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। चारू इस बात से राजी हो जाती है और चली जाती है। फिर पुलिस जिगर पटेल को उठाती है, रानी के पति को। उससे पूछताछ करती है तो हाँ, जिगर पटेल बताता है कि हाँ, उसका रेप हुआ था। मैंने उसे रिफॉर्म सेंटर से उसके साथ शादी करके घर ले आया था। पुलिस उसका भी बयान दर्ज करती है और उसको भी छोड़ देती है। और पहुंचती है पुलिस रिफॉर्म सेंटर कि आखिर रानी के बारे में पता किया जाए कि रानी है कौन, कहाँ की है, कैसी है। पुलिस जब रिफॉर्म सेंटर पहुंचती है तो वहां से पता चलता है कि रानी एक गांव की लड़की है। जिस गांव की लड़की है वहां का पता चलता है। पुलिस रानी के गांव पहुंचती है। जब पुलिस रानी के गांव पहुंचती है तो गांव में उसका परिवार मिलता है, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन, दो ही लोग थे। और जो छोटी बहन थी वो एकदम पागल हो गई थी और उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। पुलिस उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। और भर्ती करवाती है और फिर उसके माँ का बयान लेती है। अब बताइए, आपकी बेटी, छोटी बेटी ठीक है, आप रानी के बारे में बताइए कि आखिर हुआ क्या था। तब रानी की माँ बताती है कि रानी का बलात्कार हुआ था और रानी का बलात्कार होते हुए उसकी छोटी बहन ने देखा था। और पुलिस जब छोटी बहन से स्केच बनवाई थी तो स्केच बनाई थी, और वो स्केच उस पुलिस स्टेशन में है, आप जाके ले सकते हैं। रानी का रेप हुआ था इसलिए गांव वाले ने रानी को गांव से निकाल के भगा दिया। अब पुलिस उस गांव में जाती है, गांव के पुलिस स्टेशन में, और वहां से स्केच लेती है। और जो रानी की छोटी बहन स्केच बनवाती है वो थी जिगर पटेल की, जो कि उसका पति था, उसके साथ शादी किया था। अब पुलिस पहुंचती है वापस जिगर पटेल के घर और जिगर पटेल को उठाती है और फिर धर के कुटाई करती है। तब जिगर पटेल बताता कि हाँ, उस दिन मेरे पिताजी
मेरे को भाषण देने के लिए उसके गांव लेके गए थे। और मैं पहला ही भाषण दे रहा था और मेरा भाषण मेरे को देना नहीं आता था, बोलना। और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उनमें रानी भी थी। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत गुस्से में था। मैं वहां से निकला और जा रहा था कि रास्ते में दोनों बहनें जा रही थी, रास्ते में सुनसान इलाका था, जंगल का। तो मैं रानी को पकड़ के जंगल में लेके गया और उसका रेप किया। और उसकी छोटी बहन ने मुझको रेप करते हुए देखा था और कबूल कर लिया। अब कबूल करते ही उसकी कुटाई हुई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पर अभी भी केस नहीं सुलझा था कि रानी कहाँ है और रानी का बेटा कहाँ है। तभी पुलिस को जंगल में गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी में गाड़ी का पता चलता है, पुलिस गाड़ी के पास जाती है जंगल में, तो वहां पे उस रानी का जो जो दूसरी बेटी थी, एक बच्चा एक बेटी थी, उसकी लाश गाड़ी में मिलती है। अब पुलिस उस बच्ची की लाश को रिकवर करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इसमें जब उसकी उसका लाश मिला, जब चुलबुल का, अब पुलिस को और प्रॉब्लम हो गई कि ऑलरेडी रानी गायब है, रानी का बच्चा गायब है। अब ये तीसरा मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर चुलबुल पटेल का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि अभी बताया था मैंने आपसे, जो जिस दिन उसका बड़ा भाई गायब हुआ था, बचन पटेल, उसी दिन वो भी गायब थी। पुलिस को शक जाता है, हो सकता है इसमें उसका हाथ हो। पुलिस मनोरंजन को उठाती है। हालांकि मनोरंजन गायब हो जाता है, पर उसको वो अच्छे से ढूंढना शुरू करती है। मुखबिरों से पता चलता है कि एक गांव में छुपा है। पुलिस वहां से उठा के लाती है और मनोरंजन की कुटाई करती है और फिर पूछताछ करती है। तब मनोरंजन बताता है कि हाँ, मैं रानी के साथ मिलके उसके बच्चे को किडनैप किया। रानी इस बात को जानती थी और हम दोनों ने ही मिलकर मांग की थी पैसे की। पैसे न मिलने के बाद रानी को बहुत गुस्सा आया और घर छोड़ के आ गई। और हम लोग तीनों लोग गांव छोड़ के जाने वाले थे। तभी उसकी छोटी बहन को पता चल गया, चुलबुल को। और चुलबुल मुझे परेशान करने लगी कि अब तुम ऐसा मत करो, मेरी माँ को छोड़ दो, तुम मेरे साथ भाग चलते हैं, हम दोनों लोग साथ में रहेंगे। और मनोरंजन ऐसा नहीं चाहता था, वो चाहता था उसकी माँ के साथ रहे। और इस बात के लिए वो बहुत जिद करने लगी कि नहीं, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं कर रहोगे तो मैं बता दूंगी कि तुमने किडनैप किया है। ये बात सुन के उसको बोलता है चुलबुल को कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो आ जाओ, हम लोग चलो भाग चलते हैं। चुलबुल को बुलाया था भागने के लिए और जंगल में बुला के उसे मार देता है। और मारने के बाद जब उसे मार डालता है तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए उसी गाड़ी में उसकी लाश को फेंक के भाग जाता है। और पुलिस आगे की पूछताछ करती है कि रानी और उसका बच्चा कहाँ है। तब वो बताता है कि उसी, मतलब जंगल से थोड़ा आगे चल के एक गांव से बाहर एक घर है, वहां पे वो दोनों रह रहे हैं। पुलिस वहां जाती है उस घर में, तो देखती है कि रानी की लाश पड़ी हुई है और बच्चा उसके बगल में बैठा हुआ है। पुलिस लाश को रिकवर करती है और उस बच्चे को लेके जाती है। और फिर जब बच्चे का नॉर्मल हो जाता है, तब उससे पूछताछ होती है, तो बच्चा बताता है कि मैंने ही मारा है। पुलिस पूछती है आखिर आखिर तुमने क्यों मारा अपनी माँ को, तो बताता है कि मैंने मेरी माँ को अपने चाचा के साथ वो सब करते हुए देखा था। और जब मेरी माँ मेरे को बोली कि तुम इसके अंकल के साथ जाओ, फिर मैं बाद में आती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे अंकल के साथ भागेगी, क्योंकि वो जो बचन पटेल था वो भी चाहता था, अपने पिताजी से एक भी पसंद नहीं करता, वो भी चाहता था कि अपने चाचा के साथ रहे। पर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन रानी कहती है कि चलो बेटा चलते हैं, तो पूछता है कि चाचा कहाँ है। तो कहते हैं हम चाचा के साथ नहीं जा रहे हैं, हम मनोरंजन है जो ये अंकल है, हम इनके साथ जा रहे हैं। तो बचन पटेल बोलता है कि नहीं,
वो बच्चा, मुझे अपने चाचा के साथ ही रहना है, इसके साथ नहीं रहना है। तो उसकी माँ उसको बहुत समझाती है, उसको थप्पड़ मार देती है गुस्से में। जब उसको थप्पड़ मार देती है, तो बच्चा को भी गुस्सा आता है, उठा के पत्थर उसके सर पे मार देता है और वहीं पे मर जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। ये मेरी दूसरी कहानी है, और कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने की और नई नई कहानी लाने की। अगर अच्छे लगे, आप लोगों तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।